नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नवंबर 2020 का पीटी का सभी महत्वपूर्ण बिंदु एक्सप्लेनेशन सहित। तो दोस्तों, हमारे हैंड रिटन फॉर्म में इस वीडियो को शुरू तक देखिए और पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं सभी बिंदु एक एक करके। सांसदों के वेतन भत्ते में 1 वर्ष तक 30% की कटौती। साथ ही स्थानीय क्षेत्र विकास निधि भी 2 वर्ष तक स्थगित। इस संबंध में 7 अप्रैल 2020 को ही अध्यादेश जारी किया गया था कोविड-19 के कारण। तो इस संबंध में जो बिल था उसे 15 सितंबर को लोकसभा में पारित किया गया और 18 सितंबर को राज्यसभा में पारित किया गया। वन नेशन वन का राशन कार्ड योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना केंद्र सरकार की योजना है ये कि मार्च 2021 तक पूरे देश में ये लागू किया जाए, लेकिन धीरे धीरे लागू किया जा रहा है विभिन्न राज्यों में। तो अब तक जो है 28 स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश इसके तहत आ गए हैं। 1 अक्टूबर 2020 को जो अभी हाल में लेटेस्ट आया है वो तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश में यह लागू हुआ है। इनके बाद ये कुल 28 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो गया। मार्च 2021 तक इसे संपूर्ण देश में आच्छादित करने की योजना है। और आपको बता दें कि कुल 81 करोड़ लोग, देश में 81 करोड़ से भी अधिक लोग राशन कार्ड धारक हैं। राफेल लड़ाकू विमान इंडियन एयरफोर्स की 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज में शामिल किया गया। राफेल कुछ दिन पहले बहुत चर्चा में था। यह फ्रांस से लाया गया है। 29 जुलाई 2020 को 5 राफेल विमान फ्रांस से भारत पहुंचा। अभी 31 और आने बाकी है। कुल 36 राफेल विमान का समझौता हुआ था फ्रांस के साथ। तो ये जो 29 जुलाई को पहुंचे, इन्हें 10 सितंबर 2020 को भारतीय एयरफोर्स के 17वीं स्क्वाड्रन के गोल्डन एरोज में शामिल किया गया है एक समारोह में। इस समारोह के मुख्य अतिथि थे फ्रांस के रक्षा मंत्री। और ये कहाँ, किस स्थल पर? तो अंबाला वायुसेना केंद्र पर यह समारोह का आयोजन था। विमान वाहक पोत आईएनएस विराट के विखंडन की तैयारी। ये 3 वर्ष पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है, मार्च 2017 में ही। और ये 30 वर्ष तक सेवा दिया। भारतीय नौसेना में 1987 में ही शामिल किया गया था। 20 सितंबर 2020 को यह अलंग बंदरगाह पहुंचा। अलंग बंदरगाह जो है ये गुजरात में है। और ये बंदरगाह की खासियत है कि यहाँ पर जहाज के तोड़ने का काम, जहाज के नष्ट करने का काम किया जाता है। तो इसीलिए नष्ट करने के लिए, इसे तोड़ने के लिए ये गुजरात के अलंग बंदरगाह 20 सितंबर को पहुंच गया है। अब इसका विखंडन कर दिया जाएगा, इसे तोड़कर नष्ट कर दिया जाएगा। श्री राम ग्रुप, अलंग के ही श्री राम ग्रुप ने इसे कबाड़ के रूप में खरीदा था 38.54 करोड़ रुपए में, क्योंकि इस कबाड़ में भी ढेर सारे उपयोगी धातुएं शामिल है। क्योंकि धातुओं से बना होता है कई सारा पोर्शन, उनके प्रयोग के लिए कबाड़ खरीदा जाता है विभिन्न कंपनियों द्वारा। और आपको बता दें 1987 में जो ये शामिल किया गया था, तो ये ब्रिटेन से मंगाया गया था। ब्रिटेन की नौसेना में यह 1959 से 1984 तक ब्रिटेन की एयरफोर्स में रहा, नौसेना में रहा। 1984 में वहां रिटायरमेंट लिया। उसके बाद 1987 में भारत लाया गया। तो सोचिए हमारी स्थिति यह है कि जो ब्रिटेन में रिटायर हो चुका है उसको लाकर हम 30 साल तक यूज कर रहे हैं। हमारी स्थिति यह है। इस वास्तविकता से हमें अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए। होम्योपैथी तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति के शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए 2 अलग अलग विधेयक संसद में पारित हुए। राज्यसभा में 18 मार्च 2020 को पारित किया जा चुका था। लोकसभा में 14 सितंबर 2020 को पारित किया गया। और ये जो है, ये विधेयक जब अधिनियम बने तो उसमें 1973 के होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट को प्रतिस्थापित करेगा। 20 सदस्यीय राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है इसमें। देश में मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज की स्थिति देखिए। 2014 में जितना था 2020 में एमबीबीएस की सीट में 2014 से 20 तक 48% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उसी तरह मेडिकल कॉलेज की संख्या में जो है
पिछले 6 वर्षों में 2014 से 2020 तक 45% की वृद्धि हुई है। मेडिकल कॉलेज 2014 में थे 381, जो कि बढ़कर 2020 में 541 हो गए। 541 मेडिकल कॉलेज में देखिए 280 सरकारी और 261 निजी। उसी तरह नर्सिंग कॉलेज जो 2020 में है कुल 1996 है, जिसमें 163 सरकारी और शेष जो है 1833 ये निजी नर्सिंग कॉलेज हैं इंडिया में। 8 समुद्री तटों के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन की नेशनल ज्यूरी की संस्तुति। पर्यावरणविदों और स्पेशलिस्ट द्वारा से गठित नेशनल ज्यूरी द्वारा 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन जारी करने की संस्तुति की गई है और ये जारी करता है डेनमार्क की एक एनजीओ है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। इस एनजीओ द्वारा ये प्रमाण पत्र जारी किया जाता है और इस प्रमाण पत्र के कई आधार हैं, जैसे कि समुद्र तट हैं तो वहाँ जो है सुरक्षा की व्यवस्था, इसके साथ साथ जो है सफाई, अन्य सुविधाएं जैसे कि बैठने के लिए, शौच के लिए, इन चीज़ों के लिए ढेर सारी सुविधाएं उस आधार पर जो है ये प्रमाण पत्र दिया जाता है। साथ ही इको फ्रेंडली स्थितियां, कई आधार हैं जिनके आधार पर जो है ये एनजीओ ब्लू फ्लैग प्रमाणन जारी करती है। तो इसके लिए 8 तट का रिकमेंडेशन किया गया है नेशनल ज्यूरी द्वारा। वो 8 तट कौन कौन से हैं देखिए, गोल्डन तट ओडिशा, शिवराजपुर तट गुजरात का है, कप्पड़ केरल का है तट, रूसीकोंडा आंध्र प्रदेश का तट है, पादुबिद्री और कासरकोट ये कर्नाटक में है, राधानगर अंडमान में और घोघला दमन एवं दीव में। बिहार विधानसभा हेतु मतदान। बिहार विधानसभा हेतु मतदान 3 चरणों में संपन्न होगा। इसकी घोषणा की गई 25 सितंबर को चुनाव आयोग के द्वारा। ये 3 चरण में जो चुनाव होंगे तो 3 चरण देखिए, 28 अक्टूबर को, 3 नवंबर को और 7 नवंबर को। 28 अक्टूबर को 7 सीटों पर होगा, 71 सीटों पर, 3 नवंबर को 94 सीटों पर और 7 नवंबर को 78 सीटों पर चुनाव होगा। और मतगणना की तिथि निर्धारित की गई है 10 नवंबर। इस विधानसभा का कार्यकाल जो है वर्तमान में उसका 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है। इस बार का चुनाव जो है 3 चरण में है। पिछला चुनाव जो 2015 का चुनाव था वो 5 चरण में किया गया था। एक तो 5 चरण वाले चुनाव को 3 चरण में कराया जा रहा है, इसलिए प्रत्येक चरण में दबाव बढ़ गया। साथ ही कोविड-19 के कारण जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए भी एक सीट पर चुनाव आयोग द्वारा जो जारी किया गया है मानक, तो वो एक केंद्र पर 1000 से अधिक वोटर नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में केंद्र की संख्या, निर्वाचन केंद्रों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ाई गई है। पिछली बार जो था 65,367 निर्वाचन केंद्र थे, इस बार इसमें 63% की वृद्धि की गई है, लगभग 2/3 ज्यादा, 1,06,526 निर्वाचन केंद्र हैं। वर्तमान में जो वोटर्स हैं, रजिस्टर्ड वोटर्स जो इंडिया में हैं, बिहार में हैं 7,29,27,369। और चुनाव का जो है मतदान का समय भी बढ़ाया गया है, अब 1 घंटे का, 7 AM से 6 PM तक, सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक होंगे। और देखिए 75 सदस्यीय विधान परिषद में भी 8 स्थान रिक्त था मई से ही, उस पर भी मतदान के लिए 25 सितंबर को अधिसूचना जारी की गई है और यह मतदान की तिथि है 22 अक्टूबर। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के 28 वर्ष पुराने मामले में सभी 32 आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। सीबीआई की लखनऊ स्थित विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश जो थे वो थे श्री सुरेंद्र कुमार यादव। 30 सितंबर 2020 को यह फैसला आया, जिसमें कि सभी 32 आरोपी, कुल आरोपी थे 32 + 17 यानी कि 49, कुल 49 आरोपी थे। लेकिन सुनवाई के दौरान ही अब तक पिछले 28 वर्षों में इन 49 में से 17 की मौत हो चुकी है, तो सभी 32 जो जीवित थे उन्हें न्यायालय ने अपने निर्णय में पूरा बरी कर दिया साक्ष्य अभाव में। न्यायालय ने इस पर विचार व्यक्त किया कि ऐसा कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है जिससे कि ये लगे कि इन आरोपियों की उसमें संलिप्तता है सीधी सीधी,
तो संलिप्तता नहीं पाई गई, कोई आरोप के पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हो सका। साथ ही न्यायालय का इस संबंध में यह भी टिप्पणी है कि घटना नियोजित नहीं थी, घटना के नियोजित होने का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता, ये अराजक तत्वों द्वारा किया गया। 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना हुई थी और इसका अंतिम फैसला जो आया आरोपियों पर वो 30 सितंबर 2020 को। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन 25 सितंबर 2020 को किया गया। इसमें एक अध्यक्ष, एक महासचिव, 10 पदेन सदस्य और 12 अंशकालीन सदस्य होंगे। और देखिए महत्वपूर्ण बिंदु है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र चंद्र शर्मा बने हैं। ये एम्स, नई दिल्ली एम्स के जो है ईएनटी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे हैं। और ये देखिए महासचिव, एमसीआई के महासचिव राकेश कुमार वत्स, जो एमसीआई है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका स्थान ये आयोग लेगा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का ही स्थान लेगा, उसके जो महासचिव थे राकेश कुमार वत्स, उन्हीं को इसका महासचिव बनाया गया है। जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 22 सितंबर 2020 को लोकसभा में और 23 सितंबर 2020 को राज्यसभा में पारित किया गया। इसमें प्रावधान किया गया कि अंग्रेजी और उर्दू के अतिरिक्त हिंदी, कश्मीरी और डोगरी भी जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा होगी। तात्पर्य कि पहले अंग्रेजी और उर्दू ही सिर्फ जम्मू कश्मीर के आधिकारिक भाषा थे, लेकिन क्षेत्रीयता के महत्व को ध्यान में रखते हुए हिंदी, कश्मीरी और डोगरी को भी शामिल किया गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 74% लोग कश्मीरी और डोगरी बोलते हैं। हिंदी बोलने वालों की आबादी है 2.3% और अंग्रेजी और उर्दू जो पहले से आधिकारिक भाषा है, तो उर्दू बोलने वाले की संख्या मात्र 0.16% है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चीन से जुड़े 118 अन्य मोबाइल ऐप्स प्रतिबंधित किए गए 2 सितंबर 2020 को। पहले से ही चीन के 106 मोबाइल ऐप्स प्रतिबंधित थे, 118 और किया गया, यानी कि इस प्रकार वर्तमान में कुल 224 चीनी ऐप्स प्रतिबंधित किए जा चुके हैं भारत सरकार द्वारा। हरसिमरत कौर बादल का त्यागपत्र, केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री थी, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया कृषि संबंधी विधेयक के विरोध में 17 सितंबर 2020 को। और इसके बाद इनकी पार्टी जो थी श्रोमणी अकाली दल, इसने भी एनडीए से खुद को अलग कर लिया। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, यह पद खाली होने पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को इस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। संघाई सहयोग संगठन, स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल तथा सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक मास्को में संपन्न हुई। कब हुई मास्को में? 4 सितंबर 2020 को। इन 3 संगठनों में से भारत सिर्फ संघाई सहयोग संगठन का ही सदस्य है। भारत का प्रतिनिधित्व किया रक्षा मंत्रियों का था, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। और इसी सम्मेलन के दौरान जो है चीन के रक्षा मंत्री के साथ इन्होंने अलग से द्विपक्षीय वार्ता की। और देखिए रक्षा मंत्री के साथ साथ जो है यहाँ रिक विदेश मंत्रियों की भी बैठक 10 सितंबर को आयोजित की गई मास्को में ही। रिक कौन कौन से कंट्री का संगठन है? रशिया, इंडिया, चाइना, 3 देश हैं। तो रिक के विदेश मंत्रियों की भी बैठक हुई और इसमें जो है रूस की अध्यक्षता में हुई। उसके बाद जो है आगे की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई। अब भारत जो है रिक का अगला अध्यक्ष है। इसमें जो है रिक के विदेश मंत्रियों की बैठक के साथ साथ भारत का चीन के विदेश मंत्री के साथ अलग से भी बैठक हुआ द्विपक्षीय, जिसमें कि 5 बिंदुओं पर सहमति बनी है दोनों देशों के बीच। वो बिंदु मुख्यतः जो हैं सीमा विवाद से संबंधित हैं। हाल में पिछले कुछ महीनों में चीन के साथ सीमा विवाद फिर से चर्चा में रहा। बिम्स्टेक की उच्च स्तरीय बैठक 2 सितंबर 2020 को संपन्न हुई और ये वर्चुअली हुआ, आभासी बैठक हुआ। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव विजय सिंह ठाकुर ने किया और ये उच्च स्तरीय बैठक जो है श्रीलंका की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।
चीन को पराजित कर भारत संयुक्त राष्ट्र के एक आयोग हेतु निर्वाचित हुआ। किस आयोग हेतु निर्वाचित हुआ? इकोसॉक, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के महिला लिंग समानता व सशक्तिकरण से संबंधित आयोग के लिए 14 सितंबर 2020 को। इसमें एशियाई क्षेत्र के लिए 2 सीटें थी, जिस पर कि अफगानिस्तान, भारत और चीन 3 देश थे। इसमें हुए मतदान में कुल 54 सदस्य है। ये आयोग 54 सदस्य है। इसमें मतदान हुआ तो अफगानिस्तान के पक्ष में 39 वोट पड़े, भारत के पक्ष में 38 और चीन के पक्ष में 27। तो इस प्रकार 2 सदस्य के रूप में अफगानिस्तान और भारत इसमें निर्वाचित हुए और इनकी यह सदस्यता 4 वर्ष के लिए है, 2021 से 25 तक के लिए है। इजराइल के साथ संयुक्त अरब अमीरात तथा बहरीन के ऐतिहासिक शांति समझौते पर व्हाइट हाउस में हस्ताक्षर। पहले ही ऐतिहासिक समझौते की चर्चा हुई थी, लेकिन हस्ताक्षर नहीं हुआ था संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ, और ये अमेरिका के मध्यस्थता में हुआ और देख रहे हैं कि हस्ताक्षर भी अमेरिका के ही राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में संपन्न हुआ। 15 सितंबर 2020 को यह हस्ताक्षर हुआ। इसमें किसका किसका हस्ताक्षर हुआ? इजराइल की ओर से वहां के प्रधानमंत्री थे और संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन की ओर से वहां के विदेश मंत्री थे। इस समझौते को अब्राहम एकॉर्ड समझौते का नाम दिया गया है और इसकी घोषणा 13 अगस्त 2020 को ही की गई थी और संपन्न हुआ 15 सितंबर को। मिस्र और जॉर्डन के बाद यूएई और बहरीन तीसरे और चौथे अरब राष्ट्र हैं जिनका इजराइल के साथ समझौता हुआ है। मिस्र के साथ हुआ था इजराइल का समझौता 1979 में और जॉर्डन के साथ 1994 में। श्रीलंका में नए संविधान के निर्माण हेतु विशेषज्ञ दल का गठन किया गया है सितंबर 2020 में, और नई सरकार बनी है तो सरकार जो है संविधान में पूरा परिवर्तन करना चाहती है। आपको बता दें कि 2015 में 19वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति की शक्ति में भारी कटौती की गई थी। 2 सितंबर 2020 को 20वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें कि राष्ट्रपति की शक्ति को पुनः बहाल किया गया, लेकिन नवगठित सरकार पूरा संविधान में संशोधन चाहती है, बदलाव चाहती है, जिसके कारण जो है नए संविधान के निर्माण के लिए विशेषज्ञ दल का गठन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां सत्र 16 सितंबर 2020 से प्रारंभ हुआ और यह पहली बार वर्चुअली आयोजित किया गया है और 75वें सत्र के अध्यक्ष हैं वोल्कन बोजकीर टर्की के, जबकि पिछला जो 74वां था उसमें थे नाइजीरिया के तिजानी मोहम्मद बांडे। 16 सितंबर 2020 से प्रारंभ इस 75वें सत्र को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 सितंबर को संबोधित किया। वित्तीय संकट से जूझ रहे मालदीव को भारत द्वारा 25 करोड़ डॉलर की सहायता दी गई है 20 सितंबर 2020 को, और यह ट्रेजरी बॉन्ड के जरिए इसकी वापसी 10 वर्ष में करना है। और आपको बता दें कि चीन द्वारा जो है 1 करोड़ रुपए का जो कर्ज का किस्त था उसकी अदायगी के लिए मालदीव को नोटिस भेजा गया है। तो उम्मीद की जा रही है कि भारत से जो कर्ज प्राप्त हुआ उससे वो चीन के ऋण का किस्त अदा कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 10 सितंबर 2020 को मालदीव तथा अमेरिका के बीच फिलाडेल्फिया में रक्षा सहयोग समझौता हुआ। विश्व की सर्वाधिक प्रभावशाली 100 हस्तियां टाइम पत्रिका द्वारा जारी किया गया है 23 सितंबर 2020 को इनकी सूची, और इसमें चूंकि सभी हस्ती विभिन्न क्षेत्र के थे इसलिए इनकी कोई रैंकिंग जारी नहीं की जाती टाइम पत्रिका द्वारा। इस 100 हस्ती में जो है 5 भारतीय भी शामिल हैं। ये 5 भारतीय कौन कौन हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अभिनेता आयुष्मान खुराना, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, और 2 हैं बिल्किस बानो जो कि शाहीन बाग में प्रदर्शन के दौरान चर्चा में आई थी, और हैं 5वें प्रोफेसर रविंद्र कुमार गुप्ता। ये पिछले वर्ष लंदन में एक मरीज को HIV से मुक्ति दिलाने के कारण चर्चा में आए थे। पिछले 5 दशकों में
पृथ्वी के 68% प्रजातियां विलुप्त हो गई, WWF की रिपोर्ट में यह कहा गया है। और ये रिपोर्ट का नाम है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020, 10 सितंबर 2020 को यह रिपोर्ट जारी किया गया। पिछले 5 दशक इसमें कहा गया है कि 2016 तक, 1970 से 2016 तक लगभग 46 वर्ष, यही 5 दशक इसमें लुप्त प्रजातियों की संख्या बताई गई है 4392। वन्य प्रजातियों में अफ्रीका के 65%, एशिया प्रशांत क्षेत्र के 45%, उत्तरी अमेरिका के 33%, यूरोप तथा मध्य एशिया के 24% वन्य जीव कम हुए हैं, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। इंद्र 2020 क्या है? इंद्र 2020 भारत और रूस के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। 4-5 सितंबर 2020 को यह संपन्न हुआ बंगाल की खाड़ी में, और ये इसका 11वां संस्करण था। हर वर्ष आयोजित होता है और कोविड-19 के कारण केवल समुद्र में ही स्पर्श रहित संपन्न हुआ है। जाइमेक्स 2020 ये क्या है? जैसे जापान, ऐसे इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, भारत जापान नौसैनिक युद्धाभ्यास, जो कि 26 से 28 सितंबर 2020 के बीच उत्तरी अरब सागर में संपन्न हुआ, और ये इस द्विवार्षिक अभ्यास का ये चौथा संस्करण था। पिछला जो है 2018 में हुआ था विशाखापत्तनम में। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जो कि 20 से 28 नवंबर 2020 के बीच गोवा में आयोजित होना था, उसका डेट बढ़ाकर 16 से 24 जनवरी 2021 कर दिया गया है। और यह महोत्सव पहली बार हाइब्रिड रूप में आयोजित होगा। यहाँ हाइब्रिड रूप का तात्पर्य क्या है? वर्चुअली के साथ साथ प्रत्यक्ष रूप में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जामनगर में आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना हेतु विधेयक पारित किया गया। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए 3 नए अधिनियम पारित किए गए। जून 2020 में अध्यादेश जारी किया गया था इस संबंध में, जिन्हें कि प्रतिस्थापित किया इन अधिनियम में। ये अधिनियम थे किस किस संबंध में? देखिए, तो पहला था आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, जो कि अधिनियम बना। दूसरा है कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020। तीसरा है मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण समझौता विधेयक 2020। इनको 27 सितंबर को राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हुआ। अब इन तीनों का देखिए, एक एक करके हम लोग प्रावधान देखते हैं कि तीनों में क्या क्या प्रावधान किया गया है, जिसका कि कृषकों द्वारा तथा विभिन्न संस्थानों, संगठनों तथा बुद्धिजीवियों द्वारा भारी विरोध किया गया। तो मुख्य प्रावधान देखिए, इसमें है कि अनाज, दलहन, खाद्य तेल, आलू, प्याज अब अनिवार्य वस्तु की सूची से बाहर कर दिया गया है, जिसके कारण इसका असीमित भंडारण तथा परिवहन किया जा सकेगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है किसान अब अपनी उपज को कहीं भी बेच सकेंगे। तीसरा है किसान अपनी उपज की पूर्व निर्धारित कीमत पर बिक्री के लिए क्रेताओं के साथ लिखित समझौता पहले ही कर सकेंगे। यानी कि अभी आपके पास उपज हुआ नहीं है, आपको फसल बोना ही है, आप पहले ही पूर्व निर्धारित कीमत पर, किसान फसल लगाने से पहले ही कीमत तय करके और उसके लिए विक्रेता के साथ जो है, क्रेता के साथ लिखित समझौता कर सकेंगे, और साथ ही यही दोनों पक्ष मिलकर कीमत को कम भी कर सकते हैं। तो इनका जबरदस्त नुकसान होगा किसानों के लिए, क्योंकि भारत में किसानों की स्थिति जानते हैं, सबको कर्ज लेना पड़ता है, और कर्ज लेने में क्रेताओं की मनमानी चलेगी। अब आपको समय से पहले कर्ज देंगे कि 4 महीने बाद फसल तैयार होगा और फिर वो आप कर्ज वापस करेंगे, तो ऐसी स्थिति में बार्गेनिंग पावर उनकी अधिक होगी, इससे कृषकों को नुकसान होगा। रक्षा क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट के तहत एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की गई। रक्षा क्षेत्र में वैसे तो एफडीआई की सीमा 100% है, यह किया गया 18 सितंबर 2020 को। तो रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 100% है, लेकिन ऑटोमेटिक रूट के तहत जो है अब तक सिर्फ 49% था। यानी कि 49% तक एफडीआई के लिए आपको सरकार की अनुमति आवश्यक नहीं है, उससे अधिक करने के लिए अनुमति की जरूरत होती थी। लेकिन अब यह अनुमति रहित, यानी बिना अनुमति के ही आप पहले जो 49% तक एफडीआई कर सकते थे, उसकी सीमा बढ़ाकर अब किया गया है 74%।
मानव पूंजी सूचकांक 2020 विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया 16 सितंबर 2020 को। इसमें कुल 174 देशों में भारत की रैंकिंग है 116, जबकि पिछली बार 115 था 157 देशों में। और देखिए मानव पूंजी सूचकांक, तो रैंक में तो देखिए एक का गिरावट ही हुआ है, लेकिन यहां महत्वपूर्ण है कि देश की संख्या भी पिछली बार से बहुत ज्यादा है। और उससे भी महत्वपूर्ण है कि ये पॉइंट सूचकांक का जो अंक है ये पिछली बार 0.44 था, जो कि 0.05% 0 पॉइंट बढ़कर 100 में 5 अंक बढ़कर ये जो है 44 से 49 हुआ है 0.49। तो ये इसका मतलब है कि मानव पूंजी सूचकांक जो है ये अंक भारत का बढ़ा है। अब अन्य देश की अपेक्षा रैंकिंग में ठीक है, एक अंक की गिरावट आई है एक स्थान की। अब देखिए विभिन्न देश का टॉप कौन है। पहले स्थान पर सिंगापुर है, दूसरे स्थान पर जापान, तीसरे स्थान पर हांगकांग, और ब्रैकेट में जो है इनका अंक दिया गया है, सूचकांक का मान दिया गया है। अंतिम स्थान जो है 174वां मध्य अफ्रीकी गणराज्य का है, उसके एक पहले सूडान और उसके भी एक पहले चाड। इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020 कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया। इसमें भारत की रैंकिंग है 105, जबकि पिछली बार था 79, यानी कि भारत के रैंकिंग में 26 अंकों का गिरावट दर्ज किया गया है। भारत इस बार जो है ब्राजील के साथ संयुक्त रूप से 105वें स्थान पर है और भारत का स्कोर है 6.56। कुल 162 देशों में 162वां स्थान वेनेजुएला का है, उसके जस्ट पहले सूडान और उसके जस्ट पहले लीबिया। पहले स्थान पर कौन है? हांगकांग, दूसरे स्थान पर सिंगापुर, तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड। अब देखिए भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति क्या है। भारत का रैंकिंग तो 105, तो यहाँ 105 है। सबसे अच्छी स्थिति श्रीलंका की है 85 रैंक, फिर भूटान 98, फिर इंडिया, फिर नेपाल, फिर चीन। अंतिम स्थान जो है पड़ोसी देशों में अंतिम स्थान सबसे खराब स्थिति म्यांमार का है 142 रैंक। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा 2 सितंबर 2020 को जारी किया गया। इसमें देखिए भारत की रैंकिंग है 48, कुल 131 देशों में भारत का रैंकिंग है 48। 131वां नंबर जो है यमन का है, फिर उसके पहले गुयाना, उसके पहले हमारा पड़ोसी देश म्यांमार। यानी कि भारत के पड़ोसी देशों में म्यांमार की स्थिति सबसे खराब है। पहले स्थान पर शीर्ष पर है स्विट्जरलैंड, सेकंड स्थान स्वीडन, थर्ड अमेरिका। वैश्विक नवाचार सूचकांक इसका थीम था हु विल फाइनेंस इनोवेशन। अब देखिए यहां पर भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग दी गई है। पड़ोसी देश की रैंकिंग क्या रही? सबसे अच्छा रैंकिंग रहा चाइना का 14 और सबसे खराब म्यांमार का 139। राज्यों का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 5 सितंबर 2020 को जारी किया गया। इसका आधार क्या था? व्यापार सुधार कार्य योजना के कार्यान्वयन के आधार पर देश में राज्यों का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी किया गया। इसमें शीर्ष पर रहा आंध्र प्रदेश, पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश, तीसरा स्थान तेलंगाना, फिर मध्य प्रदेश, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़। टॉप 6 राज्य ये हैं। और देखिए इधर बिहार की रैंकिंग है 26, कुल आखिरी रैंकिंग 29 है। 29वें स्थान पर ढेर सारे राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा, ये सभी संयुक्त रूप से एक साथ 29वें स्थान पर है। अंतिम रैंकिंग 29वीं है। 28 नंबर केरल का है, 27 पुडुचेरी और 26 बिहार। आरबीआई की 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट ये जारी किया गया 25 अगस्त 2020 को। यानी इसमें जो भी डाटा होगा 2019-20 के लिए, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए होगा। इसमें बताया गया 2019-20 के लिए ग्रोथ रेट 4.2% रहा। और यह भी कहा गया है कि 2009-10 के बाद जो है ये वृद्धि दर सबसे कम है, निम्नतम स्थिति में है। ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो, सकल एफडीआई इनफ्लो यानी अंतर प्रवाह भारत में रहा 2019-20 में $74.4 बिलियन।
और FDI का आउटवर्ड फ्लो, यहाँ से बहिर्प्रवाह जो है वो $13 बिलियन का रहा। यानी कि भारत में कुल FDI जो है $74.4 बिलियन का हुआ और भारत ने किसी अन्य देशों में किया $13 बिलियन। और देखिए एक डाटा इसमें और है, बैंक फ्रॉड के कुल मामले जो हैं 8,707 दर्ज किए गए कुल इस एक वर्ष में, जबकि पिछली बार 6,799, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। और ये कुल मामले जो थे इसमें 50.7% यानी आधे से अधिक मामले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से संबंधित हैं। और बैंक में जो है 98.1% राशि, ये जो बैंक फ्रॉड हुआ इसमें जो राशि हुआ फ्रॉड में जो सम्मिलित था, उस राशि का 98.1% राशि बैंक ऋण से संबंधित था। करेंसी चलन में नोट RBI जो है सालाना रिपोर्ट में जारी किया है। 2019-20 का जो रिपोर्ट था वार्षिक, उसी में बताया गया है कि करेंसी नोट जो चलन में थे, जो भी मुद्रा चलन में है उसका 99% भाग करेंसी नोट है, यानी कि 1% भाग सिक्का। मुद्रा जो है दो रूप में है, सिक्का और कागजी। तो नोट जो है 99% भाग है, 1% भाग जो सिक्का का है। अब कुल कितने मूल्य के नोट चलन में रहे? 24,20,975 करोड़ रुपये, इतने का भारत में कुल नोट चलन में रहा। जबकि पिछली बार एक वर्ष पहले 21,10,892 करोड़ रुपए के मूल्य के नोट चलन में थे, यानी एक वर्ष के दौरान 14.7% मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हुई है। अब जो नोट का मूल्य है, तो किस नोट का मूल्य सबसे अधिक है मार्केट में, यानी सबसे अधिक कौन से नोट का है? मान लीजिए कि आपके पास 10,000 रुपये हैं, उसमें कौन से राशि का नोट सबसे अधिक है? 500 के नोट अधिक हैं, 500 का नोट का मूल्य अधिक है, कि 2,000 रुपये का नोट का मूल्य अधिक है, कि 2 रुपये का नोट का मूल्य अधिक है? तो इस तरह जो नोट का मूल्य है, तो इंडिया में जो कुल नोट का मूल्य है, तो सबसे अधिक उसमें 60.8% जो है राशि आपके पास 500 रुपये की है। 22.6% जो आपके पास राशि है कुल, इसका जो है 22.6% वो 2,000 रुपये के नोट का है। और सबसे कम जो है 2 और 5 रुपये का है, जिसकी संख्या कुल राशि का 0.2% है मात्र। ये तो राशि हो गया, अमाउंट। लेकिन नंबर ऑफ करेंसी नोट्स, तो नोट की संख्या जो है, सबसे अधिक मार्केट में कौन सा नोट चल रहा है? तो 10 रुपये का नोट चल रहा है। कुल जितने भी नोट हैं, नोट की कुल संख्या जितनी है, सबका 1/4 से अधिक 26.2% 10 रुपये का नोट के रूप में है। 500 रुपये का नोट देखिए, उसके बाद है 25.4% 5 रुपये के नोट के रूप में। तीसरे स्थान पर 100 रुपये का नोट है, जिसका मार्केट में कुल नोटों की संख्या का 17.2% है। और सबसे कम जो नोट है मार्केट में, वो 200 रुपये के नोट की संख्या सबसे कम है, मात्र कुल नोट का 4.2% 200 रुपये का नोट है। देश में मातृत्व मृत्यु दर में गिरावट दर्ज की गई, ये बताया गया 18 सितंबर 2020 को लोकसभा में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा। ये बताया गया 2016-18 के आंकड़े बताया गया। इसमें बताया गया कि इंडिया में 2014 से 16 के दौरान जो मातृ मृत्यु दर 130 था, वो घटकर 113 हो गया है 2 वर्ष बाद 2016-18 में। और ये 130 और 113 जो है, ये किस रूप में निकाला जाता है? प्रति लाख जीवित जन्म। मातृ मृत्यु दर यानी कि बच्चे के जन्म देने के समय जो माता की मृत्यु हो जाती है, वो स्थिति। तो बच्चे के जन्म देने के समय जो जीवित जन्म हुआ, उसमें से प्रत्येक लाख जीवित जन्म, बच्चे के जीवित जन्म की स्थिति में 113 माताओं की मृत्यु हो जा रही है। ये 2016-18 का है, जबकि 2014-16 में ये 130 था, उसे घटाकर 113 लाया गया है। और ये स्थिति किन पर निर्भर करती है? स्वास्थ्य सुविधाएं, चिकित्सा की व्यवस्था प्रशिक्षित जगह पर करा रहे हैं या फिर ट्रेडिशनली गांव में ही हो रहा है प्रसव, इन सब चीजों पर निर्भर करता है। साथ ही माता जो है, जो गर्भवती माता है, उसका पोषण की स्थिति
इन चीजों पर भी निर्भर करता है। कुछ कुछ स्थिति जो कि नॉर्मल फैक्ट के रूप में नहीं आ पाता, जो कि कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। पारिवारिक परिवेश, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यदि महिलाएं मानसिक स्थिति में मजबूत होंगी तो फिजिकली भी वो मजबूत होंगी। कोई भी व्यक्ति, जब आप मानसिक स्थिति में कमजोर होते हैं तो फिजिकली हरासमेंट बढ़ जाता है। तो जो भी महिला मानसिक रूप से कमजोर पड़ेगी पारिवारिक परिवेश के कारण, परिवार के दबाव के कारण, परिवार में किसी भी स्थिति तरह का कलहपूर्ण माहौल है, ऐसी स्थिति में शारीरिक सक्षमता उसकी कम पड़ेगी और बच्चे पैदा करते समय जो एनर्जी लगता है, महिलाओं को जो परेशानी होती है, कष्ट होता है, उसको झेलना बहुत मुश्किल काम होता है। तो मानसिक रूप से परेशान महिलाओं के लिए वो काम और टफ पड़ जाता है। ये चीजें कहीं आपको डाटा के रूप में नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से प्रभाव डालती है ये। देखिए दूसरा है पीएम मत्स्य संपदा योजना। ये योजना 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका शुभारंभ किया गया। इसके तहत जो है 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। एक साथ 21 राज्यों में यह प्रारंभ किया गया। हरियाणा ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर 15 सितंबर 2020 को इसको मंजूरी प्रदान की गई। 121.7 किलोमीटर ये लंबा होगा। और ये क्या है और किस लिए? एनसीआर में, एनसीआर मतलब नेशनल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली का है, नेशनल कैपिटल रीजन। इस क्षेत्र में रेलवे के नेटवर्क पर दबाव घटाने तथा गुरुग्राम से देश के विभिन्न हिस्सों के रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए इस कॉरिडोर को प्रारंभ किया गया है। दीपक कोचर, ये चंदा कोचर के पति हैं। इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार किया गया 7 सितंबर 2020 को। चंदा कोचर देखिए आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी रही हैं। इन्हें जो है बर्खास्त कर दिया गया था। बैंक द्वारा वीडियोकॉन समूह को दिए गए ऋण के मामले में हुई अनियमितता तथा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इनके पति को गिरफ्तार किया गया। इसी मामले में 2 वर्ष पहले चंदा कोचर को बर्खास्त किया गया था। मामले में जब ये फंस रही थी तो इन्होंने समय पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन दिया, लेकिन इन्हें बर्खास्त कर दिया गया। कुछ देखिए प्रमुख नियुक्तियां। परेश रावल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसके चेयरपर्सन नियुक्त किए गए हैं। एम रामकृष्णन साउथ इंडिया बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। वीके यादव रेलवे बोर्ड के सीईओ नियुक्त किए गए हैं। पीडी वाघेला ट्राई के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। एल आदिमूलक इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अविक सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। आनंद बाजार पत्रिका समूह के ये हैं। शेखर कपूर एफटीआईआई के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। एफटीआईआई फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। एमी पुरस्कार 2020 20 सितंबर 2020 को ऑनलाइन प्रदान किया गया लॉस एंजल्स में। इसमें जो है आउटस्टैंडिंग लीड अभिनेता का पुरस्कार मिला जेरेमी स्ट्रॉन्ग को, और आउटस्टैंडिंग लीड अभिनेत्री का पुरस्कार मिला जेड्या को। जेड्या यह पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की अभिनेत्री है। बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2020 26 अगस्त 2020 को ये प्रदान किया गया। किसे प्रदान किया गया? देखिए मैरियक लुकास रिजनेवेल्ड को, ये नीदरलैंड की लेखिका हैं। इनके उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग इसके लिए प्रदान किया गया। यह उपन्यास मूलतः डच भाषा में लिखा गया था, जिसका अनुवाद किया मिशेल हचिसन ने। और मैरियक लुकास यह पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला है, मात्र 29 वर्ष की आयु में। शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। 7 सितंबर 2020 को दिया गया डेविड एटनबरो को। इसकी घोषणा पहले ही की जा चुकी थी, लेकिन प्रदान किया गया 7 सितंबर 2020 को ऑनलाइन प्रदान किया गया पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा, कांग्रेसी नेता। डेविड एटनबरो कौन है? फिल्म निर्माता निर्देशक रिचर्ड एटनबरो के छोटे भाई हैं। ब्रिटेन के प्रकृतिवादी एवं ब्रॉडकास्टर हैं ये। कुछ देखिए निधन जो हाल ही में हुए हैं।
आंग्रिता एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन पहली बार तथा 10 बार चढ़ने वाले ये नेपाल के हैं। हिम तेंदुआ के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। स्वामी अग्निवेश सामाजिक कार्यकर्ता, आर्य समाज पार्टी का गठन किया था इन्होंने। पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स कोच रहे हैं। इस वर्ष का लाइफ टाइम श्रेणी का द्रोणाचार्य अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया, लेकिन उस अवार्ड को ग्रहण करने से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर पद्मावती अय्यर देश की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ, इन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी कहा जाता है। कपिला वात्स्यायन ये लेखिका एवं कलाविद रही, इनकी भी हाल में मृत्यु हो गई। इन सभी लोगों की भी हाल में ही मृत्यु हो गई है। कपिला वात्स्यायन कौन थे? ये अज्ञेय की पूर्व पत्नी थी। अज्ञेय जान रहे हिंदी साहित्य में, किसका उपनाम था? डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम था अज्ञेय। तो उन्हीं की थी पत्नी कपिला वात्स्यायन, जो कि 1956 में उनकी शादी हुई थी और 1969 में उनका डाइवोर्स हो गया था। दूसरा ईसर अहलुवालिया, ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थी। योजना आयोग के पूर्व अध्यक्ष माउंटेक सिंह अहलुवालिया की पत्नी। केशवानंद भारती, जिन लोगों को पॉलिटी में ध्यान होगा, पॉलिटी में बैकग्राउंड में जाइए, केशवानंद भारतीवाद, यही केशवानंद भारती हैं। ये संत केशवानंद भारती केरल के इदानीर मठ के संत, इनकी मृत्यु हो गई। संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिलाने वाले, महत्वपूर्ण भूमिका रही इनकी। रघुवंश प्रसाद सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री, जसवंत सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री, इन सब का निधन हो गया हाल में ही में। कुछ देखिए कोरोना से मौत की, कुछ लोगों की हाल ही में कोरोना से मौत हो गई। शेखर बसु, शेखर बसु परमाणु वैज्ञानिक, ये परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं। एसपी बालासुब्रमण्यम संगीतकार, पार्श्व गायक, फिल्म निर्माता। अशोक गस्ती ये कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य थे। सुरेश अंगड़ी केंद्रीय रेल राज्य मंत्री। बल्ली दुर्गा प्रसाद राव तिरुपति से लोकसभा सदस्य रहे थे। ये दोनों देखिए वर्तमान में नेता, कार्यकाल के दौरान ही राज्यसभा सदस्य, ये लोकसभा सदस्य और ये केंद्रीय रेल राज्य मंत्री। इन सभी की कोरोना से मौत हो गई हाल के दिनों में। मंगल और पृथ्वी के बीच इस शताब्दी की तीसरी सबसे कम दूरी 6 अक्टूबर 2020 को। दूसरा पॉइंट है, पुनः इस्तेमाल में लाए जाने योग्य स्पेस क्राफ्ट का चीन द्वारा सफल परीक्षण 10 सितंबर 2020 को किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लेबनान की राजधानी बेरूत में बंदरगाह पर जो है पुनः भीषण अग्निकांड हुआ 10 सितंबर को। इसके पहले अगस्त में जो है वहां भीषण बम विस्फोट हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कुवैत के अमीर शेख सबा अल अहमद अल जाबेर अल सबा, इनकी 29 सितंबर को मौत हो गई। इनकी मौत पर 4 अक्टूबर को जो है भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था। दरभंगा में बिहार का दूसरा एम्स खुलेगा, इसकी मंजूरी प्रदान की गई 15 सितंबर 2020 को। पहला एम्स कहां? पटना में है। इस एम्स के लागत पर 1264 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित है। इसकी स्थापना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत की जाएगी। यहां जो है एमबीबीएस की 100 सीटें होंगी, बीएससी नर्सिंग की 60 सीटें होंगी और ये 750 बेड वाला अस्पताल होगा। बिहार में कोसी नदी पर 1.9 किलोमीटर लंबे रेल महासेतु को 28 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण किया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वीआरएस लेकर जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम अब छत्रपति शिवाजी के नाम पर होगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासियों को साहूकारों के चंगुल से छुटकारे के लिए 2 विधेयक विधानसभा के विशेष सत्र में पारित किया। अब इससे क्या होगा? लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया।
ब्याज पर पैसे लगाने के लिए। साहूकारों को जो मनमाना ब्याज वसूलते थे, तो अब उन्हें लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया और साथ ही अब दर का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाएगा। मनमाना दर पर ब्याज पर नहीं लगा सकते पैसा, वो नहीं उसकी वसूली कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात है, यह है कि 15 अगस्त 2020 के पूर्व जो भी ऋण दिया गया वो शून्य घोषित किया गया, यानी उन ऋण की वसूली नहीं की जा सकती। खेल से संबंधित देखिए, अरमांड डुप्लांटिस, ये स्वीडन के पोल वॉल्टर रहे, इन्होंने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया 6.15 मीटर का छलांग लगाकर। दूसरा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये पुर्तगाल के फुटबॉलर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 से अधिक गोल करने वाले ये दूसरे फुटबॉलर बने हाल ही में। और पहले फुटबॉलर कौन है? अली देई, ईरान के, जो कि 1993 से 2006 के बीच इन्होंने 100 से अधिक गोल किए थे। ये दूसरे बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नीतू डेविड भारत की महिला क्रिकेट टीम की चयन समिति की नई अध्यक्ष बनी है। अनिल जैन अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष हैं। ये नोवाक जोकोविच अमेरिकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में महिला अधिकारी को गेंद मारने के कारण इन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया, जबकि ये टूर्नामेंट के प्रबल दावेदार थे। इटालियन ओपन 2020 एकल के पुरुष विजेता नोवाक जोकोविच और महिला विजेता सिमोना हापेल रोमानिया की हैं। महिला के एकल में फाइनल मुकाबले में चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा के चोट के कारण मुकाबले बीच में ही छोड़ देने के कारण जो है सिमोना हापेल को विजेता घोषित किया गया। सुपर कप 2020 फुटबॉल का बायर्न म्यूनिख जर्मनी की टीम है, इसने सेविला क्लब स्पेन का जो है उसे हराया। और बायर्न म्यूनिख ने 2020 में कई अन्य खिताब भी जीते हैं, जैसे बुंदेसलीगा, जर्मन कप, चैंपियंस लीग, इनकी भी विजेता रही बायर्न म्यूनिख। और ये जो था सुपर कप, ये 24 सितंबर 2020 को हंगरी के बुडापेस्ट में खेला गया 15,000 से अधिक दर्शकों के बीच। फार्मूला 1 रेस सितंबर में संपन्न हुए 3 फार्मूला 1 रेस, इटालियन ग्रांड प्रिक्स, टस्कन ग्रांड प्रिक्स और रशियन ग्रांड प्रिक्स। तो इटालियन ग्रांड प्रिक्स के विजेता देखिए पी गैस्ली, अल्फातोरी होंडा टीम के हैं, ये 6 सितंबर को हुआ। टस्कन ग्रांड प्रिक्स जो है ये 13 सितंबर को हुआ, इसके विजेता लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के। रशियन ग्रांड प्रिक्स 27 सितंबर को हुआ, इसके विजेता वाल्टेरी बोट्टास, ये भी मर्सिडीज के हैं। थॉमस कप एवं उबेर कप 2020 विश्व बैडमिंटन महासंघ द्वारा आयोजित किया जाता है। 3 से 11 अक्टूबर 2020 को आरहस में होना था डेनमार्क में, लेकिन यह स्थगित कर दिया गया, अब 2021 में होगा। अब देखिए अमेरिकी ओपन टेनिस 2020 31 अगस्त से 13 सितंबर के बीच ये न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ। इसका लिस्ट देखें। पुरुष एकल के विजेता डोमिनिक थियम ऑस्ट्रिया के हैं और उपविजेता अलेक्जेंडर ज्वेरेव ये जर्मनी के। महिला एकल में विजेता नोआमी ओसाका जापान की और उपविजेता विक्टोरिया अजारेंका बेलारूस की। उसी तरह पुरुष युगल के विजेता और उपविजेता का देखिए यहाँ लिस्ट है, और महिला युगल के भी विजेता उपविजेता का लिस्ट है। ज्यादा महत्वपूर्ण पुरुष और एकल का जो है, पुरुष और महिला का एकल हो जाता है, इसमें इनसे प्रश्न बार बार उठते हैं। और देखिए इसमें मिश्रित का नहीं है, तो इस वर्ष मिश्रित युगल स्पर्धा का आयोजन टूर्नामेंट में नहीं किया गया। दोस्तों हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि हमारा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों इसका हम MCQ जल्दी ही लेकर आएंगे, उसे देखना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।